बरहमपुर नाम के गांव में शारदा प्रसाद नाम के पति पत्नी रहा करते थे। वो निहायत ही गरीब थे। 2 वक्त का खाना भी उनके नसीब में नहीं था। उनका इकलौता बेटा रमेश, जो कि 25 साल का हो गया, वो छोटे से प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। वो इतना बदनसीब था कि उसके हाथों से हर रोज कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती थी, जिससे हर महीने उसका तनख्वाह काट कूट के 500 रुपए तक ही आता था। घर वाले उससे हमेशा परेशान रहते थे। बेचारा दिल का बहुत अच्छा था, पर बदनसीबी के कारण उसके हाथों से गलतियां हो जाती थी। कभी तो उसके हाथों से सामान टूट जाते थे, या फिर कभी किसी और की गलतियां इसके सर पर आ जाती थी। एक दिन रमेश रोते हुए अपनी माँ से, माँ, मैं किसी के साथ कभी कोई गलती नहीं की, पर भगवान मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? कभी तो मेरे हाथों से सामान टूट जाता है, या कभी तो किसी और की गलती मुझे भुगतनी पड़ती है। आखिर मैं कौन से बुरे वक्त पर पैदा हुआ हूं माँ? मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। ऐसा ही चलता रहेगा तो एक दिन मुझे खुदकुशी करनी होगी। बेटे की बात सुनकर शारदा रो पड़ी और वो रोती हुई अपने बेटे से, अपना दिल छोटा मत करो बेटा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। हमारी सारी समस्याओं का समाधान एक दिन जरूर मिलेगा। अपने आप के ऊपर नहीं तो उस भगवान के ऊपर तो यकीन रख। वह भोले शंकर एक दिन हमारे जीवन में रोशनी लेकर ही आएंगे। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ किसी साधु संत के पास जाकर अपनी समस्या उनके सामने रखूं। मुझे यकीन है जरूर कोई ना कोई हल निकल आएगा बेटा। माँ की बात सुनने के बाद रमेश में थोड़ा हौसला बढ़ा और वो जाकर चैन से थोड़ा सो पाया। अगले दिन शारदा तरह तरह के संत मुनियों के पास जाना शुरू की। समस्या का समाधान उसे कहीं पर नहीं मिला। वो हताश हो गई और उसकी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती गई। वो अपने बेटे को ऐसे निराश रहते देख नहीं सकी। वो भी अपने बेटे की तरह अंदर ही अंदर टूट गई, फिर भी अपने बेटे को दिलासा देती रही। एक दिन आधी रात को वो गहरी नींद में सो रही थी। उसके सपने में एक बूढ़े बाबा प्रकट हुए और वो शारदा को हिम्मत देते हुए कहे, पुत्री शारदा, मुझे पता है तुम अपने घर की हालात को लेकर बहुत परेशान हो। अपने बेटे के बारे में सोच सोच के परेशान हो। तुम्हारा समस्या का समाधान मेरे पास है। तुम जहां पर दर दर भटक रहे हो वो सब तो बस बाबा कहने के लायक नहीं है, बस नाम के बाबा हैं, पर उनके पास कोई समाधान नहीं है। तुम श्रवण नक्षत्र में पैदा हुई हो और तुम्हें ऐसी बहू की जरूरत है जो खुद श्रवण नक्षत्र की होनी चाहिए। अगर तुम अपने बेटे की शादी उस श्रवण नक्षत्र की लड़की से करवा दोगी तो तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें मिल जाएगा। और वो समस्या का समाधान और कोई नहीं बल्कि पूर्ण चंद्रमा देगी। मैं सिर्फ तुम्हें इशारे में बता सकता हूं, पर समस्या कैसे दूर होगा वो सिर्फ तुम्हें ढूंढना होगा। पहले जाकर कल से तुम श्रवण नक्षत्र की बहू ढूंढना शुरू करो। बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटी। तथास्तु। शारदा तुरंत पसीना पसीना होकर नींद से जाग गई और वो चारों ओर देखी तो कोई नहीं था, लेकिन उसका मन कह रहा था कि जो कोई भी उसके सपने में आए वो स्वयं भगवान ही होंगे। उस साक्षात बाबा की बातों को यकीन करके उसने मन में ठान ली कि वो कल से श्रवण नक्षत्र वाली बहू ढूंढेगी। अपने बेटे के लिए वो दर दर बहू ढूंढने के लिए हर चौखट पर दस्तक दी। कोई तो उनकी आर्थिक अवस्था का मजाक उड़ाए, या फिर कोई निहायत गरीब होने के बावजूद श्रवण नक्षत्र ना होने के कारण शारदा मना कर दी। शारदा इसमें भी हार मान गई। ऐसे ही एक दिन वो घर के बाहर आंगन में दीर्घ शोच में बैठी थी। तब अचानक उसके घर के सामने सब्जी बेचने वाली एक लड़की आई। लड़की बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता देखकर शारदा मंत्रमुग्ध हो गई। उसको देखकर शारदा तुरंत उससे पूछी, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? तो वो जवाब में अनामिका बोली। तब अनामिका शारदा से, माँ जी, आपको कुछ सब्जी चाहिए क्या? पहले ये बताओ तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं? शारदा की बात सुनकर अनामिका परेशान हो गई और वो हंसते हुए जवाब दी, मैं सब्जी बेचने के लिए आई हूँ, ना कि यह बताने के लिए कि मेरी शादी हुई या नहीं। वैसे भी मुझ जैसी गरीब लड़की से कौन शादी करेगा माँ जी? क्यों नहीं करेगा? तुम दिखने के लिए इतनी अच्छी हो और मेरा मन कहता है कि तुम श्रवण नक्षत्र की हो।
एक बार अपना नक्षत्र क्या है मुझे बता दो बेटी, मैं अपने बेटे से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। अनामिका हंसते हुए शारदा से, लगता है आप ज्योतिषी है। मैं बिल्कुल श्रवण नक्षत्र की हूँ। पर आपको कैसे पता चला? वैसे आपके बेटे को देखे बिना मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? तुम श्रवण नक्षत्र की हो, बस मुझे उतना ही चाहिए। मेरा बेटा तो एक चांद का टुकड़ा है। तुम उसे पहली नजर में ही भा जाओगी और तुम्हें भी वो भा जाएगा। बातों ही बातों में रमेश वहां पर आ जाता है और रमेश अनामिका को देखकर पागल हो जाता है और अनामिका को भी रमेश अच्छा लगता है। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी चुपचाप मंदिर में हो जाती है। शादी होने के बाद पति पत्नी में प्यार तो बहुत गहरा हो जाता है, पर हालात में सुधार नहीं आता। बाबा के कहे मुताबिक पूर्ण चंद्रमा की रात आई। पूर्ण चंद्रमा की आधी रात में सास और बहू दोनों के आधे बाल सोने में पलट जाते हैं। आधी रात होने के कारण दोनों सास बहू गहरी नींद में होते हैं और वो अपने उस सोने के बाल को परख नहीं पाते। शारदा को सुबह जागने की आदत है। सूरज उगने से पहले ही उनके सोने के बाल साधारण बाल में पलट जाते हैं। वो बाल बनाने के लिए आईने के सामने जाती है, पर उसके बाल साधारण बाल की तरह होते। मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। बाबा के कहे मुताबिक उसने तो श्रवण नक्षत्र की लड़की से अपनी बेटी की शादी करवाई, पर फिर भी आर्थिक अवस्था में कोई सुधार नहीं आया। आखिर बाबा की कही हुई बात सच है या झूठ, वो उस दुविधा में पड़ गई। शारदा अपनी बहू अनामिका से घटी सारी बातें बताती है। अनामिका जोर जोर से हंसते हुए अपनी सास से, मेरी भोली सासू माँ, आप कौन से जमाने में जी रही हो? आज तक कौन से बाबा की बात सच हुई है जो आज होने वाला है? वो भी आपके सपने में आई हुई बात सच मानकर चल दिए। अपनी किस्मत में जो है वही होने वाला है। हम साथ मिलकर मेहनत करेंगे, एक दिन हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। मैं इन सारी बातों पर यकीन नहीं करती। बेटी, अगर ये बात झूठ है तो मैं तुम्हें देखते ही तुम श्रवण नक्षत्र की ही हो ये कैसे जान पाई? तुम्हें देखते ही मेरा मन कहे उठा कि तुम श्रवण नक्षत्र की ही हो। अगर यह सच हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता सच? जरा सोचो बेटी, मेरी बात का यकीन करो और इस पूर्ण चंद्रमा की रात को हम दोनों बिना सोए जागेंगे। एक तरह से हम जागरण करेंगे और अपनी किस्मत हम खुद आजमाएंगे। शारदा की बात सुनकर अनामिका भी थोड़ा सोचने लगी और वो शारदा की बात को मानते हुए कही, ठीक है माँ जी, इस बार हम पूर्ण चंद्रमा की रात को बिना सोए जागेंगे। अगर आपकी बात सच निकली तो हमारी किस्मत सच में पलट जाएगी। अगर आपकी बात झूठ निकली तो जिंदगी में हम मेहनत को ही अपनी किस्मत मानकर चलेंगे। ये बात उन दोनों के सिवाय घर में किसी और को पता नहीं था। दोनों पूर्ण चंद्रमा की रात के इंतजार में थे। पूर्ण चंद्रमा की रात आई। दोनों उस रात बिना सोए जागरण करने लगे। ठीक रात के 12 बजने से पहले आकाश में काले बादल छा गए और सुबह के 5 बजे तक तेज बारिश हुई और उनको कोई चमत्कार नजर नहीं आया। शारदा को फिर भी उम्मीद थी, लेकिन अनामिका की उम्मीद पूरी तरह से टूट गई। वो अब अपनी सास से, छोड़िए माँ जी, यह जादुई वादुई बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ती। फिर भी आपकी बात को नकार नहीं सकती। एक मौका आपको दी, अब तो मैं आपकी बातों पर भरोसा नहीं करूँ। पर बेटी, हमें मौका कहाँ पर मिला? काले बादल तो छा गए थे। बारिश की वजह से पूर्ण चंद्रमा की आधी रात तो हम देख ही नहीं सके। एक आखिरी मौका मुझे दो। इस बार अगर पूर्ण चंद्रमा की रात कुछ भी अद्भुत नहीं हुआ तो मैं फिर जिंदगी में ये बात का तुम्हारे सामने जिक्र भी नहीं करूँ। अनामिका इस बार अपनी सास की बात मानकर उस पूर्ण चंद्रमा की रात की इंतजार में थी। पूर्ण चंद्रमा की रात आई और वो दोनों फिर से उस रात जागरण करने लगे, पर इस बार आकाश ने धोखा नहीं दिया। पूर्ण चंद्रमा आधी रात को चमक रहा था। ठीक रात के 12 बजते ही सास बहू दोनों के बाल सुनहरे सोने में पलट गए। अचानक अनामिका की नजर आईने के ऊपर गिरी। आईने में खुद को देखकर वो चौंक गई। सास बहू दोनों उन सुनहरे बाल को कैंची से काटकर अगले दिन मार्केट में बेचने लगे। कुछ ही महीनों में शारदा और अनामिका के वजह से उनका छोटा सा घर बंगले में पलट गया और वो देखते ही देखते करोड़पति बन गए। वो करोड़पति बन गए, लेकिन उनके चाल चलन में कोई बदलाव नहीं आया।
वो अपने पैसों में से आधा पैसा गरीब लोगों में बांटने लगे। 1 साल के बाद रमेश और अनामिका को एक लड़की पैदा हुई और पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगे। झुंझुनवालापुर नाम के गांव में शारदा और प्रसाद नाम के पति पत्नी रहते हैं। वो आम के व्यापारी हैं। उनके पास एक आम का पेड़ होता है। वो अपने ही पेड़ के आम को लेकर बाजार में बेचा करते हैं। उस पेड़ की खूबी ये है कि उसके सामने हर रोज शारदा या फिर प्रसाद दोनों में से कोई एक गाना गाना चाहिए। जब तक गाना नहीं गाएंगे तब तक वो पेड़ आम नहीं देता है। हर रोज वो 10 किलो आम तक ही दे पाता है। उस पेड़ का आम इतना स्वादिष्ट है कि बाजार में आधे ही घंटे में बिक जाते हैं। शारदा और प्रसाद के आम खरीदने के लिए लोग सुबह से कतार में खड़े रहते हैं। जिसको मिला वो नसीब समझकर आम को अपने घर पर लेकर जाते हैं। मार्केट में हर कोई अगर 1 किलो आम 50 रुपए में बेचते हैं तो शारदा और प्रसाद 1 किलो आम 500 रुपए में बेचते हैं। शारदा और प्रसाद की तरक्की देखकर मार्केट में सभी लोग जलते हैं। शारदा और प्रसाद के उस पेड़ की और एक खूबी भी ये है, अगर शारदा आम लेने के लिए उसे पेड़ के पास जाकर उस दिन वो अगर बेसुरा गाई या फिर उसका गला खराब रहा तो पेड़ आम नहीं देता है। उस दिन मार्केट में लोगों की भीड़ जमा रहता है, लेकिन प्रसाद और शारदा मार्केट नहीं जाते। एक दिन ऐसे ही शारदा पेड़ के सामने गई। लगभग 3 दिन हो गए होंगे उसका गला खराब था और वो ठीक से गा नहीं पा रही थी। उस दिन वो पेड़ के सामने जाकर गाना गाने के लिए कोशिश की। अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरा, तेरे तू है कब से सनम। शारदा का गला खराब होने के कारण उस दिन भी पेड़ आम नहीं देता है। अब शारदा रोने के कगार पर होती है और वो पेड़ से विनती करती है। पेड़ महाराज, मेरी उम्र हो चुकी है, अब ठीक से मैं गाना भी नहीं गा पा रही हूँ। मेरा गला भी ठीक नहीं है, लेकिन हमारा पूरा परिवार आपके ऊपर निर्भर है। महीने में 1-2 दिन आप हमें आम देंगे तो हम जिएंगे कैसे? आप हमारे ऊपर तरस खाइए। एक तो आप एक दिन में 10 किलो से भी ज्यादा आम नहीं दे पाते। आपका आम स्वाद है, इसके लिए मार्केट में ज्यादा दाम लगाकर हम बेचते हैं। मार्केट में सबकी नजर हमारे ऊपर ही है, क्योंकि मार्केट में आपका आम लेकर जाते हैं तो आधे घंटे में पूरा बिक जाता है। पर आप महीने में 3 बार ही आम देंगे तो घर परिवार हम कैसे चलाएंगे, बताइए? पेड़ की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। प्रसाद जाकर पेड़ से सर टकराता है, तब भी कोई जवाब नहीं आता है। तब रोते हुए प्रसाद उस पेड़ से, महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप हमारे पेड़ पे लात मत मारिए। कई साल पहले मैंने ही आपको बोया था। आप हमें आश्चर्य कर दिए थे। 1 महीने में बहुत बड़ा पेड़ में पलट गए और उसी दिन आपने कहे कि जब तक तुम गाना गाते रहोगे तब तक मैं तुम्हें आम देता जाऊंगा। हमारी उम्र हो चुकी है और हम गाना नहीं गा सकते। मुझे तो गाना तक नहीं आता है। मेरी बीवी शारदा थोड़ी बहुत गा लेती है। उसका गला पूरी तरह से खराब हो चुका है और मेरा इकलौता बेटा रमेश तो गूंगा है। भगवान ने हमारे साथ धोखा दिया है। अगर वो बोल पाता तो मैं बचपन में ही उसे संगीत सिखाता और रोज हम आपके पास से आम हासिल करते। आप जवाब दीजिए, वरना मैं यहीं पर अपना सर फोड़कर मर जाऊंगा। इतना कहकर प्रसाद उस पेड़ के ऊपर अपना सर फोड़ता है। उसके सर से खून निकलता है, फिर भी पेड़ की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। कुछ देर के बाद वो जगह खून से लथपथ हो जाता है। तब जाकर पेड़ बोलने लगता है। रुक जाओ प्रसाद, तुम मेरे अच्छे मित्र हो। तुम्हारे वजह से मैं एक अच्छा समृद्ध पेड़ बन सका, पर तुम मेरी मजबूरी तो जानते हो। बिना सुर के गाने सुने मैं आम नहीं दे सकता। ये मेरी कमजोरी है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बेटा बोल नहीं पाता है, वो गूंगा है, पर वो तो हट्टा कट्टा जवान लड़का है। उसकी शादी किसी ऐसी लड़की से करवा दो जो बहुत अच्छी गाती हो। वो जितना अच्छी गाएगी उतना ही ज्यादा आम मैं दूंगा। आम का बौछार कर दूंगा मैं। जाओ, ऐसी लड़की ढूंढ के लाओ जो अच्छी गा सके।
मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ कर देना। तुम्हारी बीवी शारदा की आवाज में ज्यादा दम नहीं था, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें 10 किलो रोजाना आम दे पा रहा था। मैंने तुम्हें सलाह दिया है, आगे तुम्हारी मर्जी। पेड़ की बात सुनकर शारदा और प्रसाद दोनों ठान लेते हैं कि उन्हें एक सुंदर नहीं बल्कि एक अच्छी गायकी वाली बहू चाहिए। वो अपने बेटे के लिए हर रोज लड़की ढूंढने के लिए दर दर भटकते हैं। रमेश के गूंगेपन की वजह से कोई उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। ऊपर से उनका डिमांड ये था कि लड़की अच्छा सिंगर होना चाहिए। रमेश के बूढ़े माँ बाप उसके लिए लड़की ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। प्रसाद को तब एक आइडिया आता है। वो अपनी बीवी शारदा से अनुमति लेकर कोठे वाले के यहाँ पहुंच जाता है। उस कोठे में अनामिका नाम की एक सुंदर मुजरा और कव्वाली गाने वाली होती है। अनामिका का मुजरा और गाना सुनने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ जमा रहता है। वो अपना पेट पालने के लिए सिर्फ मुजरा करती है और गाना भी गाती है, पर वो कोई गंदा काम नहीं करती। बड़ी मुश्किल से प्रसाद अनामिका के पास पहुंच पाता है। लोगों की भीड़ खत्म होने के बाद प्रसाद को मिलने की अनुमति देती है। प्रसाद तब घटी सारी बातें उससे बताता है। वो बातें सुनकर अनामिका पहले हंसती है और बाद में बोलना शुरू करती है। लगता है आपकी उम्र के साथ साथ आपका दिमाग भी बूढ़ा हो चुका है, इसलिए आप ऐसी बेफुजली बातें कर रहे हैं। ये सब बातें सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। वैसे भी मैं तुम्हारे गूंगे बेटे से क्यों शादी करूंगी? मेरी मति मारी गई है क्या? जाइए, यहाँ से निकल जाइए। बेटी, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो मैं खुद उस पेड़ के पास तुम्हें लेकर जाऊंगा। पेड़ के सामने तुम गाकर देखना। अगर पेड़ ने आम नहीं दिया तो तभी की तभी मुझे चप्पल से मार के वापस आ जाना। ऐसे कितने दिन पराई मर्दों के सामने नुमाइश करोगी? भले ही मेरा बेटा बोल नहीं पाता है, पर तुम मुझसे शादी करके एक इज्जत भरी जिंदगी तो जी सकती हो। एक बार मेरे साथ आकर देखो, तुम्हें खुद यकीन हो जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। आपने बहुत बड़ी बात कर दी कि मैं पराये मर्दों के सामने नुमाइश कर रही हूँ। आज तक किसी भी मर्द को मैंने अपने बदन पे हाथ लगाने नहीं दिया। मैं सिर्फ उनके सामने गाती हूँ और नाचती हूँ, पर कभी गंदी हरकत मैंने उनके साथ नहीं की। मुझे मेरी इज्जत बहुत, मैं जो भी करती हूँ अपना पेट पालने के लिए करती हूँ। आपकी जगह और कोई होता तो अब तक उसे मैं धक्के मारकर बाहर निकाल देती, क्योंकि आज तक मेरे दरवाजे पर कोई रिश्ता लेकर नहीं आया। आप पहले इंसान हैं जो यह रिश्ता लेकर आए। ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ। अगर आपकी बात सच हुई तो बिना देखे ही मैं आपके बेटे के साथ शादी करूंगी। अगर आपकी बात झूठ निकली तो मैं आपके पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगी। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? मुझे तुम्हारे सारे शर्त मंजूर है बेटी। एक तो मुझे मेरे बेटे की शादी करानी है और दूसरी अपनी रोजगारी भी संभालनी है। अगर मैं गलत साबित हुआ तो तू मेरे साथ कुछ भी कर सकती। प्रसाद की बात मानकर अनामिका उसके साथ पेड़ के पास गई और पेड़ के पास जाकर गाने लगी। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हाँ हैरान हूँ मैं, तेरी मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं, हाँ परेशान हूँ मैं। अनामिका की मधुर आवाज सुनकर पेड़ बोलने लगता है। वाह, मैं प्रसन्न हो गया। आज तक मैंने ऐसी आवाज कभी नहीं सुना है। मुझे तुम्हारी आवाज बहुत पसंद आया है। जियो बेटी जियो। तुम कहां से हो, क्या हो, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन तुम्हारी आवाज ने मेरे अंदर की रूह को जगा दिया है। मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ बेटी। तुम्हें जो चाहिए वो सब दूंगा। आज के बाद तुम्हारे घर पे खुशहाली ही खुशहाली होगी। मैं तुम्हारे आंखों में आंसू की बूंद तक लाने नहीं दूंगा। बस तुम एक ही काम करो, रोजाना आके मेरे सामने एक गाना गाया करो। मैं तुम्हें जो चाहिए वो सब दे दूंगा बेटी, जो चाहिए वो सब दे दूंगा। पेड़ का बोलना देखकर अनामिका चौंक जाती है। उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तुरंत बाद पेड़ एक ही साथ 1000 किलो आम बरसा देता है और साथ ही साथ आम रस की बारिश भी बरसा देता है। वो देखकर अनामिका चौंक जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं। तब अनामिका दी हुई वादा निभाने के लिए प्रसाद के बेटे रमेश से चुपचाप शादी कर लेती है। उस दिन के बाद मार्केट में हर रोज अनामिका के गाने की वजह से शारदा और प्रसाद 1000 किलो आम रोज बेचते हैं।
और साथ साथ आम रस भी बेचते हैं। अनामिका अब पारिवारिक जीवन में पूर्ण लिप्त हो जाती है और उनके यहाँ 1 साल के अंदर एक सुंदर सी बालिका पैदा होती है। पूरे परिवार हंसी खुशी रहने लगते।